नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम दिया न्याय पत्र। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा के तहत 400 रुपए से ज्यादा कर दे, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने, जातिगत जनगणना करने और अनेक ऐसी घोषणाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए 9 प्रमुख बिंदु भी जारी किए हैं। इन 9 बिंदुओं में पहले पॉइंट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30, जो कि मूलतः मौलिक अधिकार के हैं, इन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, उन्हें बरकरार रखेगी। पार्टी ने कहा कि अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 जो कि भाषाई अल्पसंख्यक के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार देते हैं, उनके लिए कहा गया है कि इनको मिलने वाले मौलिक अधिकारों का वो आदर करेगी, उन्हें बरकरार करेगी। सबसे अहम और अलग घोषणा अल्पसंख्यकों के बारे में कांग्रेस ने की है और वो कहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना भेदभाव के अवसर देगी। प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को पोशाक, खान पान, भाषा, व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता का वादा किया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। व्यक्तिगत कानून यानी कि पर्सनल लॉज, ये सुधार संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए 9 प्रमुख महत्वपूर्ण 9 बिंदुओं की घोषणा कांग्रेस के न्याय पत्र में किए गए हैं। और कांग्रेस के इस न्याय पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली में कांग्रेस पर कटाक्ष किया, करारा हमला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के पहले की जो कांग्रेस थी, वो देश की आज़ादी की लड़ाई का जो उसका स्वरूप था, उस समय की कांग्रेस का जो स्वरूप था, वो अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है। सहारनपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए करारा हमला भी बोला है। शनिवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमले किए। 4 जून को 400 पार का विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि देश के कोने कोने से फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज आ रही है। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरा। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। पीएम ने अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित न होने पर भी कटाक्ष किया। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग वाली सोच से प्रेरित बताते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश की आशा आकांक्षाओं से पूरी तरह कटी हुई है। पीएम ने सहारनपुर और अजमेर दोनों जगह कांग्रेस को इस मुद्दे पर खूब घेरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को
कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों पर नकेल से परेशान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रही है। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज करने की बात कही। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सब तक पहुंचाने का जिक्र करते हुए पीएम ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सच्चा सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय बताया। पीएम ने 3 तलाक कानून और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से उल्लेख किया। अनुज यादव और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में छाप दिखती है मुस्लिम लीग की। क्या जो आरोप लगाए गए हैं, जो करारा प्रहार किया गया है, जो बातें कही गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत मक्खनलाल जी आपसे करना चाहेंगे। एक स्पष्ट तरीके से प्रहार कांग्रेस पर कि आज़ादी के पहले की मुस्लिम लीग जो उसकी मंशा थी, कितनी बड़ी सच्चाई, क्योंकि मुस्लिम लीग का अगर देखें तो अंत के 2 दशकों में, 47 से पहले के 2 दशकों में किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरल की मांग से लेकर एक सेपरेट स्टेट या फिर राष्ट्र के विभाजन तक की जो स्थिति बनी देश के सामने, वो पूरा इतिहास जानता है, पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से छोटी छोटी मांगे अंततः जाकर विभाजनकारी मानसिकता और देश के विभाजन में तब्दील हुई थी। दर्शकों के लिए ज़रूर संक्षेप में ये बताएं कि क्या कुछ उस समय कारगुजारियां थी मुस्लिम लीग की। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रोग्राम बुलाने के लिए। इसके पहले मैं कुछ कहूं, मैं एक किताब दिखाना चाहता हूं, सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1863 to 1953, meaning thereby in this 700 pages book I have discussed the politics of Congress, Communist and Muslim League. There are over 700 quotations from the original papers of Muslim League, Congress, Communist Party and British. What has really shocked me for the last couple of decades is behavior of the Congress and it's really पढ़े लिखे नेता की। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जयराम रमेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन जब वो ये कहते हैं विभाजनकारी परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि 1947 के पहले विभाजनकारी परिस्थितियां किसने क्रिएट किया? कांग्रेस उस समय तो मेन पार्टी थी, इसने बचाने के लिए क्या किया? संविधान के तमाम कोटेशन दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस आज की जो है उससे अलग है, और इसको जानने के लिए कांग्रेस के नेताओं को अपना खुद इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये कभी सोचा जा सकता था कि जवाहरलाल नेहरू फूलपुर छोड़ के वायनाड जाएंगे? जी,
कमाल की बात है कि इतनी ओपनली ये बात की जाती है, और मैं आऊंगा एक के बाद एक थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब ये कांग्रेस ये कहती है हम बरकरार रखेंगे और आदर करेंगे, तो कांग्रेस ने क्या ये बताया कि आर्टिकल 29, 30, 35, आर्टिकल 15, 16 किसी ने अनादर किया क्या? जब वो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बरकरार रखेंगे, तो क्या किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम इसे हटा देंगे? अरे भाई, एक सभ्य तरीके की बात कीजिए। आप इस देश के आज जो स्थिति है 75 साल बाद, आप उसको 1947 के पहले मुस्लिम लीग जहां लेके गई थी, आप क्यों लेके जा रहे हैं? कैसे ले जा रहे हैं? वही संक्षेप में जानना चाह रहे थे कि अब मैं वही आ रहा हूं। छोटी छोटी मांगे थी, लेकिन वो छोटी मांगे जाकर विभाजन में तब्दील। पाकिस्तान के इतिहास की पुस्तकों में, पाकिस्तान के राजनीति में आपको यह पता है कि पाकिस्तान का जनक किसे माना जाता है? पाकिस्तान के जनक का नाम ग्रैंड ओल्ड मैन सर सैयद का नाम लिया जाता है। और वो कहते हैं कि सर सैयद ने 1868 में अपनी मेरठ स्पीच में जब ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सब दो अलग अलग कौमें हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद वो नहीं रह सकती, उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाया। एएमयू के जो सेक्रेटरी थे, सक्सेसिव मोहसिन मुल्क और जो वकारुल मुल्क, इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन 1916 में जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने की, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया है, और बार बार कांग्रेस ये इशारा करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आके रिजर्वेशन देंगे। ऑल दिस इज द वर्क ऑफ मुस्लिम लीग। लेकिन अभी उतना ही नहीं, 1916 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, जिसमें पॉपुलेशन से 34% ज्यादा उन्हें सीट्स दी गई। सेम थिंग हैपेंड इन 1937-35। लेकिन हम जब जिन्ना के बारे में बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जिन्ना जब स्टेज पर आए हैं, सर सैयद की 1931 की इलाहाबाद की स्पीच जो है वो दिखाती है कि सर सैयद ऑलरेडी दे चुके थे पाकिस्तान की ज्योग्राफी। 1931 की स्पीच में इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह पाएंगे, मुस्लिम तो कतई हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। लिहाजा जी प्रोफेसर साहब, हम ऐतिहासिक तथ्यों को स्टेट शुड बी क्रिएटेड विद इन इंडिया। और उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जियोग्राफी आज की है वो 1931 में दे दी थी। हमारे साथ कांग्रेस की अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, 9 मुख्य बिंदु दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए या फिर उन्हें उनके सशक्तिकरण के लिए। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 25, 28, 30 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के वो मौलिक अधिकार हैं जिनसे छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता है, कि कतई नहीं किया जा सकता है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धार्मिक संस्थानों के, शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। कहाँ किस तरीके का कोई परिवर्तन हुआ जिसको बार बार अपने घोषणा पत्र में जिसकी वादे कर रही है कांग्रेस, हम इसको बरकरार रखेंगे, गया कहाँ है? वो तो है, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कमाल ही कर रहे हैं आप। एक तो प्रधानमंत्री कंफ्यूज लगते हैं क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग की बात करते हैं। इतिहास गवाह है मुस्लिम लीग के साथ किसने सत्ता चलाई थी। मैं जयराम रमेश जी ने बता दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक मुद्दे पर आएंगे। आप एक बात सुनिए पहले, आप मुझे बात करने नहीं देंगे तो फिर डिबेट यही खत्म। बस एक रिक्वेस्ट ये करेंगे, सवाल जो पूछा जाए, अगर यही करना है अश्विनी जी, अगर डिबेट करना है तो मैं अपनी बात रखूंगी, उसके बाद अब सवाल पूछेंगे। एक और गुजारिश ये है कि जो सवाल पूछा जाए वो भी बताएं। जी प्लीज। ऐसा है, आप 3-4 लोग एक तरफ हैं तो मुझे कम से कम बोलने का मौका आपको देना चाहिए। कतई नहीं मैम, प्लीज। मैं निवेदन करना चाहूंगा, निष्पक्ष पत्रकार के रूप में अशोक टंडन जी हैं, इतिहासकार के रूप में प्रोफेसर मक्खन लाल हैं। पीछे देख लीजिए, 7,000 किताबों की मेरी लाइब्रेरी है। मेरी गुजारिश केवल आपसे ये है, अनुमा आचार्य जी, मेरी गुजारिश ये है, हम उस मुद्दे पर भी आएंगे, आपको समय भी देंगे पूरी बात कहने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा छेड़छाड़ पिछले 10 साल में हो गया है, ये बता दें कि कहां से अल्पसंख्यक हितों को संविधान के अनुच्छेद से हटाया गया, फिर आप अपनी बात आगे भी रखें प्लीज। देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो कल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है मदरसों के ऊपर, उनको बंद करने के ऊपर, वो जो निर्णय आया है वो किस लिए आया है? आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वैसे भी जो हमारे देश का औसत
जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो लगभग 39% है और वो उससे नीचे 36% पर है। तो आपको लगता है कि उनका कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है? नहीं, वो निर्णय नहीं आया है। हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर फिलहाल रोक लगी है, उस पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। जी, हर 2 मिनट में आपको टोकना ही है। प्लीज तो मैं कंटिन्यू। क्या चले जाऊं? आपको नहीं, यही डिबेट है क्या? मैं फैक्चुअली करेक्ट कर रहा था मैम। जी प्लीज। कुछ आपत्तियां भी हैं। एक्चुअली तो आप सही बात बोलेंगी ना, या फेक न्यूज स्प्रेड करती रहेंगी और सुनील बीच में जी, कोई there नहीं is a बोलेगा। difference चारू जी, between मैं बात कर judgment रहा and हूँ। stay. हाँ, अभी There is a difference between judgment and stay for a time मैं being. उसी को फैक्चुअली That करेक्ट has कर to be रहा very था कि clear. अभी उस पर स्टे लगाया गया हाईकोर्ट के मुद्दे पर। अश्विनी जी, तीनों Please. लोग बोल रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ। पहली मेरी बात, हम अब शांत मुझे हैं, आप बोलें। जैसे जी। मेरे को रखना है मैं वैसे ही रखूंगी। जी। ठीक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज हैं। मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा और मैडम श्यामा आप कंफ्यूज हैं, आप अपने शब्दों का प्रयोग पहले ठीक तरीके से करिए। एक स्टे लगने में और एक जजमेंट में फर्क है। कुंठित है तो कुंठित है। मैम सवाल यह है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में परिवर्तन करके अनुच्छेद 15 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 जो कि समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अल्पसंख्यक अधिकार देता है, आर्टिकल 25, 28, 30, इन सब में कहां कोई टिंकरिंग की गई है? मेरा सवाल यह है, प्लीज इसको बता दें, फिर आगे की चीज बताएं। देखिए, आप हर 3 मिनट में बोलेंगे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ डिबेट में रहने का। आप लोगों का इस तरह से अगर रवैया रहेगा, मैम 1 मिनट में आप इसी सवाल का जवाब दे दे, फिर अगले 2 मिनट आप और बोलें। सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन वो मैं दे अपने नहीं सकती तरीके ना से दूंगी, जवाब। और जो मुझे पहले कहना होगा वो मैं कहूंगी, उसके बाद सवाल का जवाब दूंगी। आप Please. लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी, क्योंकि इंडी गठबंधन, अरे आप देश के सरकारी चैनल है। मैडम ये बातें आप नहीं कर सकती है। एक निष्पक्ष निरपेक्ष पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर इस तरीके से आप नहीं कह सकती हैं। शब्दों को आपको अपने वापस लेना चाहिए। आप यहाँ पर पार्टी लाइन और एजेंडा ना बताएं। हम अपनी जिम्मेदारी और हम अपनी प्रतिबद्धता जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। जी, जो बातें बताई जा रही है आप इसको डिरेल कर रहे हैं। प्लीज, मैं ये कह रहा हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं, आप मुद्दे पर ये बताएं। मैंने ये कहा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम मैंने ये पूछा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में आर्टिकल 15 जवाब तो आपके सामने है, पिछले 10 सालों का डेटा है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में कितने मुस्लिम मंत्री हैं? ये बताइए। ये इसका जवाब नहीं कि आर्टिकल 15 इलोप हो गया, ये नहीं कि आर्टिकल 26 खत्म हो गया, आर्टिकल 28 हटा दिया गया, आर्टिकल 30 हटा दिया गया है। नफरत का माहौल है जो आपके आसपास, मेरे आसपास जो लोग इस चैनल पे तो आप ही नफरत फैला रही हैं, बाकी लोग तो कोई चिल्ला नहीं रहे। छेड़छाड़ हुई है। अश्विनी जी, अब मैं बोल सकती हूँ? आप लोग नहीं डिबेट करा सकते। डिबेट शुरू हुए 23 मिनट हो चुके हैं। जी, चारू जी बोले, अनुमा जी से हम फिर दोबारा जुड़ेंगे। चारू जी बोले प्लीज। पहले तो अनुमा जी की बात का मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रीय टीवी पर तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक स्टे में और एक जजमेंट में फर्क होता है। वो पढ़ी लिखी है और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो जिम्मेदारी के साथ इस बात को करेक्ट करेगी। दूसरी बात, अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की अभी कर रहे हैं, आप घोषणा पत्र की सच्चाई देखिए। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो रोज चिल्लाती घूमती है हमें संविधान बचाना है। संविधान बचाने की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में खुल्लम खुल्ला कहती है आर्टिकल 15, 16, 25, 28, 29, 30 सबको बदल डालेगी। तो भाई संविधान तो हमको बचाना पड़ेगा ना, कांग्रेस से। दूसरी बात यह है कि ये वो घोषणा पत्र है जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे देश में शरिया लॉ आने वाला है। आप बातें सुनकर देखिए, हर चीज में अल्पसंख्यक, हर चीज में अल्पसंख्यक। तो भाई जो देश की 80% आबादी है उनके लिए आपका कोई विकल्प नहीं है, आपका कोई प्लान नहीं है, आपका कोई एजेंडा नहीं है। और ये किस तरीके का घोषणा पत्र है? आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस घोषणा पत्र में ये चित्र तक हमारे देश के ढूंढ के नहीं लगा पाए। ये भारत का 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है पार्टी, और इनके घोषणा पत्र में एक फोटो नदी का इनको न्यूयॉर्क से मिला है, खेत का फोटो इनको थाईलैंड से मिला है, इनको इंडिया में फोटो तक नहीं मिल पाए। ये इनकी सच्चाई है। और कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स की भी कुछ ऐसी सोच है। सीपीआईएम जिनके साथ इन्होंने अलायंस कर रखा है, वो कहते हैं क्वाड से भारत को इस्तीफा दे देना चाहिए, धारा 370 को वापस लगा देना चाहिए, न्यूक्लियर पावर नहीं रहना चाहिए हमारा देश, इस तरीके की बातें की जाती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साउथ इंडिया को अलग देश बना देना चाहिए। इतने फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं वो कुछ।
डीएमके की बातें मैं अभी यहाँ पर करना उसने नहीं भी चाहती, अपने घोषणा लेकिन पत्र जारी किए हैं और एक अलायंस होने के बाद हर पार्टियों के अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। क्या कुछ इसकी स्थितियां बनेंगी, जनता जनार्दन क्या अपना जनादेश देगी, हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का, इसके बाद हम प्रोफेसर मक्खनलाल और टंडन जी से भी राय लेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के न्याय पत्र की, घोषणा पत्र की। हमारे साथ अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चारू प्रज्ञा कांग्रेस माफ करिएगा बीजेपी की प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अशोक टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं कि जो आक्षेप लगाया गया है, जो प्रहार किया गया है। इसके पहले प्रोफेसर मक्खनलाल जी से हम जानना चाह रहे थे कि वो परिस्थितियां क्या थी कि छोटे छोटे मांगों की जब तुष्टीकरण होती गई तो राष्ट्र के विभाजन की स्थिति हुई। साफ तरीके से कहा गया है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक समूह के तरह अल्पसंख्यकों में पोशाक, खान पान, भाषा, व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता हो। संविधान में दिया ही गया है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक सबको। किस तरीके की ये बातें हैं? ये कहीं इशारा हिजाब की तरफ जाता है, कहीं इशारा ये उस तरफ जाता है कि खान पान में हम, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में गोवकशी को भी प्रतिबंधित करने की बात कही गई नीति निर्देशक तत्वों में। तो कहाँ कहाँ छद्म तरीके से ये इशारे जाते हैं कांग्रेस के? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए ये घोषणा पत्र बनाया गया है, मान लीजिए 2024 के चुनाव में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी या वो वोट बैंक कांग्रेस को वोट नहीं देता, तो क्या फिर ये माना जाएगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को अल्पसंख्यक वर्ग ने नकार दिया है? दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो इंडिया अलायंस बना है उसके जो बाकी घटक हैं, क्या वो इन बातों से सहमत हैं? क्योंकि देखिए, जब चुनाव होगा तो जिस अल्पसंख्यक वर्ग को ये सामने रखकर ये घोषणा पत्र बनाया गया, विशेष तौर से ये जो बातें हम चर्चा में कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में तो जो अल्पसंख्यक का वर्ग का वोट है वो तो ममता बनर्जी ले जाएंगी, लालू ले जाएंगे, वहां ये अखिलेश ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये अगर अल्पसंख्यक वर्ग इस सारी चीजों से प्रभावित भी नहीं होने वाला जिनके लिए आपने ये कार्यक्रम बनाया है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि आपका ये जो घोषणा पत्र है या ये जो कार्यक्रम है ये किसी को भी स्वीकार नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं तो राजनीतिक तौर पर इसको देखता हूँ एक पत्रकार के नाते कि आपने क्या इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगियों से बात करके ये घोषणा पत्र बनाया है? क्योंकि वो लोग जो हैं उनका अपना घोषणा पत्र अलग है। तो कांग्रेस ये जो एक बहुत बड़ा दाव समझकर खेल रही है कि इससे केवल पूरे देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो हमारे साथ वापस जुड़ जाएगा, क्योंकि किसी जमाने में रहता था 52, 57, 62, ये लगातार अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन जब से वो छिटका है कभी वापस आया नहीं। और इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं अपने अपने स्थान पर वो ही अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी ओर ले गए हैं। तो ये जो उनको वापस खींचने का जो एक प्रयास है, मेरा यही मानना है और मैं कांग्रेस के नेताओं से ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ये दाव जो आपने बहुत बड़ा दाव खेला है कि क्योंकि अगर ये इतने लोक लुभावनी बातें उनको समझ में आ गई और उन्होंने आपको वोट दे दिया तब तो हम मांग लेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वोट नहीं देते हैं तो क्या अगली बार अपने घोषणा पत्र में इसको हटा देंगे? तो जो इसकी मैरिट डिमेरिट की बात अभी हमने सुनी और उसमें मैं समझता हूँ कि जो जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का भी है वो ये जानता है
कि कोई भी पिछले 10 साल में किसी तरह का भेदभाव अल्पसंख्यक वर्ग के साथ नहीं किया गया है। सरकार की योजना में हुआ ही नहीं जी। हमारे साथ आप क्यों कह रहे हैं कि हम उनको दोबारा से लागू करेंगे जब वो हटाया ही नहीं गया? तो कुल मिलाकर मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से ये जो दाव खेलने की कोशिश हुई है ये कहीं उल्टी ना पड़ जाए और कांग्रेस अगर फिर से 50 से कम में सिमट गई और अल्पसंख्यक वर्ग नहीं जुड़ा तो फिर इस तरह की बात कहने का लाभ क्या है कांग्रेस? लाभ क्या है? और हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जी जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ मक्खनलाल जी ये भी हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो पूरा इंडिया गठबंधन किया हुआ है, जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल हैं, हम देख रहे हैं सबके अलग अलग अपने मैनिफेस्टो भी आ रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में सहयोगी दल के रूप में 2019 का जब चुनाव हुआ था झंडे लहराए गए उस पार्टी के, भारत की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन किस तरीके से उसकी जड़ें या फिर उसकी जो विरासत या फिर उसकी इतिहास उस मुस्लिम लीग से जुड़ता हुआ है, दर्शकों को ज़रूर बताएं कि किस तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी के वो अध्यक्ष होते हुए या किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में आने के बाद, आज़ादी के बाद एक नाम परिवर्तन करके वो राजनीतिक दल है। ये जिस तरह से बात अशोक टंडन जी ने रखी, मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। इंडी अलायंस को ये बताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उसका मेन है, कि उसे भी ये स्वीकार है या इंडी अलायंस नहीं मानती। खैर वो अपनी जगह पे है, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता था। लेकिन आज का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो 1938 में जो डिमांड पत्र रखा था मुस्लिम लीग ने 1937 में कांग्रेस की सरकारों के बनने के बाद, वो पूरा मैंने मेरी किताब में पेज नंबर 48 पे पूरा कोटेड है। मुस्लिम लीग का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसमें पूरी प्रक्रिया दी थी। आज का जो इनका मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मांग पत्र है, जो 1938 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने दिया था कि हमारे स्कूल अलग चलने चाहिए, हमारी अलग होनी चाहिए, हमको हर तरह की सुविधाएं दी जाएं, हमारे ऊपर कोई बंधन न रहे। ये सारा कुल मिला के 27-28 पॉइंट थे। और महोदय पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन मैंने बताया ये किताब है सेकुलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा, इसके पेज नंबर 48 पे मैंने 1938 का उनका डिमांड पत्र रखा है। किसी को समय हो तो कांग्रेस का आज का मैनिफेस्टो लेके बैठ जाए और देख ले कि क्या वास्तव में कांग्रेस मुस्लिम लीग की जगह तो नहीं ले रही है। मैं इतिहासकार होने के नाते इस बात को लेकर बेहद परेशान हूं। 80% आबादी की बात न करके कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग जिस तरह से उस जमाने में 30-35% आबादी की बात करती थी, क्या कांग्रेस आज अपने आप को वहीं समेट देना चाहती है? और 1946 में जब कांग्रेस ने ये मान लिया कि हाँ पाकिस्तान का समझौता हो गया, पाकिस्तान बंट गया, तो क्या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो ठीक नहीं है कि आज कांग्रेस बदलने की बात कर रही है? और शायद कांग्रेस को यह पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। जी टंडन जी बैठे हैं, उन्हें ध्यान आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कांग्रेस का जो ये लोग मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, पता नहीं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ पता है कि नहीं पता है। जी चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखती हैं, करारा हमला किया गया है, बातें स्पष्ट तरीके से भी हैं, कांग्रेस का भी पक्ष हम लेते, अगर अनुमा आचार्य जी हमसे दोबारा जुड़ेंगी तो जो अब तक सुधार किए गए, जो चाहे वो 3 तलाक की स्थिति हो, जो हमारी माताएं बहनें मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हैं, उनसे जुड़ी हुई एक सामाजिक अधिकारों पर, धार्मिक अधिकारों पर या संवैधानिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं, केवल सामाजिक सुधार की वो प्रक्रिया है। किस तरीके से इन सुधारों को भी, जो कि नेकनीयती से किए गए हैं, उनको राजनीतिक रंग देके एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा? चारू प्रज्ञा जी। अश्विनी जी, मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबके विकास की केवल बात नहीं करती, उसी पर अमल रहती है, उसी पर काम करती है, और इसीलिए सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
पिछले 10 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य देखे हैं जिससे हमने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करी है और मोदी जी का हमेशा यही प्रयास रहता है। तो हमारा आप कोई भी घोषणा पत्र उठा के देखिए, कभी का भी वो राष्ट्रवाद की बात करता है, वो समाज की बात करता है, समाज के उस अंतिम वर्ग की बात करता है जिसका ख्याल रखना इस देश की जिम्मेदारी है। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र बना रही है उससे 3 बातें समझ में आती है। एक, उनका ख्याल देश पर है ही नहीं, इसीलिए बाहर के चित्र पोस्ट करती है। दूसरा, वो शरिया लॉ या मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की बातें या उस तरीके के कानून की बातें करना चाहती है क्योंकि उनको बाकी 80% आबादी से कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, वो फ्रीबीज बांट के देश की आर्थिक स्थिति को भी डगमगाने की कोशिश करती है हर बार अपने घोषणा पत्र में। लेकिन मेरा ये मानना है ये सारे चांद तारों के वादे आप इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको मालूम है आप जीतेंगे तो है नहीं। कितनी सीटें आएंगी आपकी? आपके खुद के गठबंधन के साथ ही ममता दीदी ने ये कहा था कि कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आ सकती। मैं तो ये मानती हूँ ऐसा घोषणा पत्र देखकर 20 सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की। तो जब आप जीतने नहीं वाले हो, इस तरीके की आप बातें करते हो क्योंकि आपको वही करना है जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, तुष्टीकरण की राजनीति, डिवाइड एंड रूल। और ये डिवाइड एंड रूल के ऊपर हमारा देश, हमारे देश की इलेक्टोरेट अब उठ चुकी है। मेरा मानना यह है कि अगर थोड़े बहुत लोग अभी भी देश में है ऐसे जो कांग्रेस पे भरोसा रखते थे, ऐसा घोषणा पत्र देखकर अब वो भी छिटक गए होंगे। जी, अशोक टंडन जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये चुनाव कहीं ना कहीं इस बार आगे तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जैसा कि चारू प्रज्ञा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है वर्तमान सरकार का। लेकिन जब ये घोषणाएं की जाती हैं कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, पर्सनल लॉज में सुधार को बढ़ावा देगी, जो भी सुधार किए जाएंगे वो संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे, किस तरीके से एक हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लॉज को एनरिच करने के लिए या फिर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए। अशोक टंडन जी, देखिए, पहली बात ये है कि जो कोई भी इस प्रकार के वादे करता है उसकी विश्वसनीयता क्या है? वादा कर कौन रहा है? क्या वो वादा निभा सकता है? क्या वो सत्ता में आ सकता है? और इसलिए अगर वो केवल वादे के लिए ही वादा कर रहा है तो जिन लोगों के लिए वादा किया जा रहा है वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। और मेरा अभी पहले भी मैंने कहा, मेरा ये अभी भी मानना है कि जिस काम के लिए या जिस बात को ध्यान में रखकर ये सब बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डाली गई हैं और जिनके लिए वो डाली गई हैं उनको भी इस बात का विश्वास नहीं है। पहली बात तो उनको ये लगता ही नहीं है कि हम किसी भी मामले में वंचित हैं, क्योंकि जो कुछ भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी लाभार्थी हैं, वो देश के सभी नागरिक हैं। ये बात आज देश का अल्पसंख्यक वर्ग बड़ी अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो लाभार्थी है। तो वो इस ऐसे दल को जिसकी आज कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है, उसकी बात का ना कोई विश्वास करने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी विपक्षी दल यहाँ कहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ अगले एक आध दिन में हमें प्रतिक्रिया मिलेंगी। बाकी जितने भी दल हैं, चाहे वो लाख अपने आप को इंडिया अलायंस का सदस्य कहें, लेकिन लड़ तो अलग अलग रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ जो रहे हैं वो भी कांग्रेस को बहुत कम सीटें दे रहे हैं। तो उन दलों की प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए कि वो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो के अध्याय पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ देश भी जानना चाहेगा और अल्पसंख्यक वर्ग भी जानना चाहेगा कि ये जो बात कांग्रेस ने कही है इसके बारे में बाकी विपक्षी दलों का क्या कहना है। प्रोफेसर मक्खनलाल जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको खुद ही आपने बताया था कि समय की कमी है, सवाल के बाद अगर आप ना जुड़ना चाहें तो, लेकिन गुजारिश हमारी ये है कि अगर आप लगातार बने रहें। एक सवाल ये कि संविधान में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा दी गई वो महज केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई ये भी संबंधित हैं। और अल्पसंख्यक का अर्थ केवल धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं होता, भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के भी हितों के अनेक उपबंध और उपाय किए गए हैं संविधान में, और हमारे संवैधानिक जानकारों ने उसको संविधान सभा से लेकर एक एक छोटे छोटे मुद्दों पर उसको तय किया। किस रूप में देखते हैं कि एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स या फिर पर्सनल लॉ को लेकर उसको इस्टेब्लिश करने की पॉलिटिक्स या फिर इतिहास में की गई अपनी भूल से न सीखने की कोशिश, कहाँ संविधान को कहीं ना कहीं धता बताने की भी कोशिश होती है तब जब हम पर्सनल लॉज को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं? देखिए, संविधान में अल्पसंख्यकों की बात जो की गई
दिक्कत ये है हमारे यहाँ की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको आपने अल्पसंख्यक मान के डोमिनेंट कर दिया। लिहाजा जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे वो पारसीज हैं, चाहे अहमदियाज हैं, जितने भी हैं सब भुला दिए गए, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैज बिकम द फर्स्ट माइनॉरिटी। इसकी वजह से सरकार ने, कांग्रेस ने, जिसने 1947 से लेके 1987 तक या उसके लगभग 65 साल उन्होंने राज्य किया, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स को ही माना अल्पसंख्यक। तो इसकी वजह से विसंगतियां बहुत बढ़ गई। और अगर जवाहरलाल नेहरू के समय का ही ले, पर्सनल लॉ की बात सबने की, पर्सनल लॉ में सुधार की बात सबने की। जब हिंदू कोड बिल आया और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों को हम उनके ऊपर छोड़ देंगे, वो जैसा चाहें वैसा हम सुधार करेंगे, हिंदुओं के ऊपर हम ला देंगे। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। पिछले 75 वर्षों में जितने भी सुधार किए गए हिंदुओं की मर्जी से नहीं किए गए। सवाल यह है कि इस देश में मंदिरों का पूरा प्रबंधन और अरबों खरबों रुपए जो हिंदुओं का मंदिरों में जा रहा है उसको सरकार खुद ले रही है, मस्जिदों का क्यों नहीं ले रही है? दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी अब दिखाई दे रही है। शिक्षण संस्थानों में आप हिंदू द्वारा जो खोला जाएगा वो जो है उसको राइट्स नहीं रहेगा। अगर सो कॉल्ड माइनॉरिटी सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी खोलेगी, इट विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। ये सारी चीजें यकीन माने, इतिहासकार होने के नाते मैं आपको बता दूं कि वी आर एट 1938, बिटवीन 1938 एंड 1944। मैंने 1938 का चार्टर ऑफ डिमांड मुस्लिम लीग का बताया और आपको यह भी कहा उसको साइड बाय साइड में रख लीजिए जी। कांग्रेस के इस वाले न्याय पत्र को मत कहिए आप उसे घोषणा पत्र, मत कहिए आप उसे, देख लीजिए कि कांग्रेस कहां से कहां चली जाए जी। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी भी जुड़ चुकी है। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, अनुमा जी से हम एक सवाल लेंगे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम एक चीज जानना चाहेंगे, जो घोषणा पत्र के जो लाइन है, जो 9 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट है 7, कांग्रेस से सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानून की स्वतंत्रता हो। 8वां है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये दोनों चीजें विपक्षी दल या फिर आपके विरोधी ये आक्षेप लगाते हैं कि आप पर्सनल लॉ को बढ़ावा दे रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो व्यक्तिगत कानून है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आदिवासियों के भी कानून है, पूर्वोत्तर के भी कानून है, बहुत सारी ऐसी हैं, उनको समाहित भी किया गया है हमें संविधान में यथासंभव, लेकिन इस तरीके की जो टेंडेंसी है कि एक वर्ग विशेष के लिए व्यक्तिगत कानून को, पर्सनल लॉज को बढ़ावा देना, कहीं आप संविधान की अनदेखी तो नहीं करती? विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। अश्विनी जी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपके इसी डिबेट में जब बात हो रही है मुस्लिम लीग की, तो सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग का साथ किसने दिया था। मुस्लिम लीग उन 22-25 जमींदारों की पार्टी थी जिन्होंने हिंदू महासभा के साथ गठजोड़ किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का मिलकर विरोध किया था। तो ये तब मुस्लिम लीग के साथ थे। प्रधानमंत्री जी को मैं इसीलिए कंफ्यूज कह रही थी कि बात कर रहे हैं कभी मुस्लिम लीग की, कभी कहते हैं वामपंथी है कांग्रेस। अब कहां लिखा है मुस्लिम शब्द? कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम शब्द कहां लिखा है? अल्पसंख्यक में सभी आते हैं। जिस तरह की बात यहां हो रही है, इतिहासकार से ज्यादा मुझे प्रोपेगेंडाकार लग रहे हैं। जितनी बातें कर रहे हैं सभी में इतना सच है, 30% सच है और बाकी सारा का सारा झूठ है। इस देश में आज जब आप कहते हैं कि संविधान में कहां कोई छेड़छाड़ हुई है, संविधान में नहीं हुई है, लेकिन लोगों के सामने जब मेरे देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने लगे, जब हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री सबसे बड़े राज्य का 80 और 20 की राजनीति की बात करने लगे, जब बात शमशान और कब्रिस्तान पे हो जाए, इतना सारा कुछ हमारे सामने देखी हुई चीजें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम्स के साथ भी और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ भी, क्योंकि जब क्रिसमस होती है तो उनके गिरजाघरों में तोड़फोड़ की जाती है, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि कैसे संविधान के साथ लिखित तौर में छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उनका आज हाल है, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों में देख लीजिए
कहाँ उन्होंने किसी मुस्लिम को कभी टिकट दिया है? एक केरल का नाम ले इसी का जवाब हम चारू प्रज्ञा से लेंगे। आपके सारे आक्षेपों का जवाब भाजपा प्रवक्ता चारू प्रज्ञा आप आपने पहले इस पे बात करने दिया नहीं था। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि केवल आपने इसी बात के लिए बात करने के लिए बुलाया है क्या? हमारे जो पूरे के पूरे अगर आप न्याय पत्र में देखेंगे तो कितनी सारी अच्छी बातें हैं। आज का फिलहाल मुद्दा यही है, जो आपके 5 न्याय और 25 गारंटीज हैं, आप भूल गए हैं कि हमने ये तक कहा है, इसके पेज नंबर 22 पर संविधान की सुरक्षा से संबंधित 18 पॉइंट हमने रखे हैं। टोटलिटी में उस पर सब कुछ 24 घंटे में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती मैडम, टोटलिटी में सब चीजें डिस्कस हो रही। मुद्दा आज ये है कि जो आक्षेप आप पे लगाया गया है मुस्लिम लीग की छाप होने की, मुद्दा आज वही है। केवल मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं जो इनके साथ थी, जो भारतीय जनता पार्टी के जनक आरएसएस और हिंदू महासभा। तीसरी बार दोहरा रही है बनुआ जी। चारू प्रज्ञा जी आप बताएं, ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि आपने भी इतिहास है इस बात की, गवाह है इस बात का कि आपने सरकार भी बनाई थी, इस बात का जवाब दें प्लीज। और ये हम इसकी तस्दीक प्रोफेसर मक्खन लाल जी से भी करेंगे और इतिहास भी जानेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। अगर आज अनुमा जी ये कहती हैं कि इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हैं और वो खासकर अगर पेज नंबर 22 की बात कर रही हैं, तो पेज नंबर 22 मैंने भी पढ़ा है। पेज नंबर 22 में ये कहा जाता है एंटी पीपल लॉज को रिपील करेंगे। कांग्रेस आज की तारीख में इतनी कंफ्यूज्ड है कि उनको ये भी नहीं मालूम कौन से एंटी पीपल लॉज हैं। आपने लॉज के नाम लिखे हैं, आप एक लॉ का नाम नहीं लिख पाए। आप पर्सनल लॉज को सशक्त करने की बात करते हैं, कौन सा पर्सनल लॉज का कौन सा सेक्शन? क्योंकि आप तो ट्रेडिशनली वो पार्टी रहे हैं जिन्होंने हमेशा ये माना है कि अगर जो सिचुएशन चल रही थी मुस्लिम महिलाओं की, आपके हिसाब से तो वो वैसी ही चलती रहती। ट्रिपल तलाक को भी अपोज करने का काम आपने किया है। तो चाहे ये अल्पसंख्यक के लिए बातें हो या फिर उनको एक तुष्टीकरण की राजनीति से बांधने की कोशिश हो, ये कांग्रेस बहुत बार कर चुकी है और हमेशा नकारी गई है। इसीलिए 10 साल से ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस को लीड करने वाले राहुल जी, चाहे वो ऑफिशियली लीड करे अनऑफिशियली लीड करे, 25 चुनाव हार चुके हैं, ये इनकी सच्चाई है। और अगर इस समय अनुमा जी वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली करके मुस्लिम नेता कितने हैं का नाम लेती है, तो मैं बहुत सारे नेता गिना देती हूँ, लेकिन आपके घोषणा पत्र में भी LGBTQI कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है। आपके कितने मंत्री हैं, आपके कितने MPs हैं, आप भी बता दीजिए। इन सारी बातों से, इस सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठ के मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमेशा हर घोषणा पत्र में डिवाइसिव बातें करना जरूरी नहीं है। हमेशा हर घोषणा पत्र में इस तरीके की बातें करना जरूरी नहीं है जहां पर आप बस एक सॉब स्टोरी कंटिन्यू रखे, विच इज इन माई ओपिनियन what कांग्रेस कंटिन्यूज टू डू। आज की तारीख में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत तभी बन सकता है जब भारत का हर एक नागरिक सशक्त हो और अपनी जगह पर खुश हो, उनको हर चीज मिले, स्थानीय हर चीज मिले, चाहे वो घर हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, दवाइयां हो, हर चीज का ख्याल तो यहाँ पर सरकार रख रही है। और इसी वजह से मोदी जी देश के नहीं विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और आने वाले समय में जो हमारे पुराने आंकड़े थे उनसे भी बड़े वो नेता बनेंगे। ये हम साफ तरीके से कह रहे हैं। अशोक टंडन जी से एक सवाल लेंगे। अशोक टंडन जी, वो भी एक स्टेटमेंट है जब कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक। क्या आपको लगता है कि अब जब ये बातें आई हैं, चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से धारदार वार प्रतिवार एक दूसरे पर हो रहा है, किस तरफ आपको दिखता है कि कहीं दांव उल्टा भी पड़ सकता है? क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज भी कहीं ना कहीं देखता है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति होती है और बहुसंख्यक समाज भी फिर उसको ध्यान में रखकर वोट करता है। अशोक टंडन जी, देखिए, जो बात आपने कही वो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी और उससे ऐसे लगा था कि जो आज मैनिफेस्टो में डाली गई बात है वो उन्होंने उस समय रखी थी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी तो सिमट गई। तो जिन लोगों को आप विश्वास में लेना चाह रहे हैं वो आज आपके बातों में नहीं आ रहे हैं। और ये कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस जो 52, 57, 62 और लगातार एक अल्पसंख्यक वर्ग जिसके पास पूरा एन ब्लॉक वोट देता था, वो आज ऐसा छिटका है कि अब आप जितनी भी बढ़िया बातें कर लें। अब देखिए, उस समय तो सरकार में थे डॉक्टर जब उन्होंने ये बात कही कि संसाधनों पर पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ना तो आपने उनको कोई संसाधन दिए और ना ही उन्होंने आपको वोट दिया। अब जब बात हो रही है कि भाई सभी लोगों के अधिकार एक जैसे हैं,
उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जितने भी 10 साल में कानून बने या योजनाएं बनी, जितने भी जनहित की बातें हुई, महिलाओं के हित की हुई, अल्पसंख्यक वर्ग भी उसी में शामिल रहा, आदिवासी, तो कहां पर डिस्क्रिमिनेशन हुई, ये बात कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में हाईलाइट करनी चाहिए थी कि उनको इन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया और हम आकर उनको ये लाभ दिलवाएंगे। जब कोई वंचित रहा ही नहीं, सबको एक समान हुआ, तो ये अब बार बार ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि अगर हम आएंगे तो हम ये करेंगे, अगर हम आएंगे तो ये करेंगे। क्या करेंगे? ये आप सत्ता में आने वाले हैं, ये बात अल्पसंख्यक वर्ग को मालूम है, आप आने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर आप अपना नैरेटिव बदल कर कुछ भी कर लीजिए, विश्वास आप आम जनता का खो चुके हैं 14 में भी 19 में भी, और दुर्भाग्य से आज जिनके साथ आप एक गठबंधन बनाने की बात करते हैं वो दल भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते। कोई 4 सीट दे रहा है, कोई 7 सीट दे रहा है, कोई 11 सीट दे रहा है, तो वो भी जानते हैं कि आपकी जो कुल मिलाकर स्थिति है जनता में वो आज वो नहीं है, इसलिए उसके अनुसार आप मान रहे हैं 4 सीट भी मान रहे हैं, 7 सीट भी मान रहे हैं, 11 सीट भी मान रहे हैं, 2 सीट दिल्ली में लेते हैं, 13 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में दे देते हैं। ये चीजें भी जनता देख रही है। अब हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जी भी जुड़े हुए हैं। जी अशोक टंडन जी, प्रोफेसर मक्खनलाल जी से जानना चाहेंगे, अभी तक तो बातें हो रही थी प्रोफेसर साहब की मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तथ्य, अपने अपने तर्क हैं, वो दर्शकों ने देखा, आपने भी सुना। थोड़ा सा हम एक बार और इतिहास में लेके जाएंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद आज एक सम्मानित राजनीतिक दल केरल का है, उसके अपना जनाधार है। उसके साथ साथ थोड़ा सा इतिहास में भी जाना इस बार इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके पहले कंट्रोवर्सी भी हुई थी 2019 के चुनाव में। अब फिर लेफ्ट भी बार बार हमला कर रहा है कि वायनाड में IUML के झंडे नहीं दिखे या फिर जो भी स्थितियां रहीं। एक चीज़ हम दर्शकों की राय के लिए और साथ ही साथ जिस तरीके से अनुमा आचार्य जी इससे पहले कह रही थी, उनको भी उस बात का जवाब देने के लिए जो उन्होंने कहा था कि बीजेपी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, जो कि कांग्रेस की एलआई है, वायनाड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पर्चा दाखिला में बड़ी संख्या में उसके प्रशंसक और समर्थक भी रहे। किस तरीके से जब संविधान सभा का गठन हुआ तो आज़ादी के विभाजन के बाद भी, देश के बंटवारे के बाद भी सेपरेट इलेक्टोरल, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पार्टी द्वारा कहे गए। एक दो चीजें बहुत स्वीपिंग कही गई, लेकिन हिस्टोरिकली बता दें, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई थी, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। पता नहीं कहां से माननीय को ये मिला कि जो ये भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम लीग ने शासन किया, ये किया, इन लोगों ने आपस में सरकार बनाई, ईश्वर जाने कहां से मिला ये फैक्ट। ये मैंने तारीखें इसलिए बताई। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनता पार्टी के टूटने के बाद 1980 में हुई। ये बात बहुत साफ होनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात पे हैरानी है कि आप 80% लोगों की बात छोड़कर आपको अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे विश्वास नहीं है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका परिवार आजादी के बाद से लेके अब तक रहा। आपने वो दोनों बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे बात हो रही है वहां बात करें। नहीं, हम किसी की तुर्की की बात नहीं करते। मैंने तो इतिहास की बात बता दी। मुस्लिम लीग इज अ पार्ट, और आधी अधूरी बात सुनी गई है। मैंने हिंदू महासभा शब्द का इस्तेमाल किया था और इनके संस्थापक की बात की थी। आपने रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हिंदू महासभा रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आपने बीजेपी और आरएसएस का भी नाम लिया। बीजेपी के जो पेरेंट, आगे की बात इतिहास में नहीं होती, इतिहास में फैक्ट्स की बात होती है। 1934 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी है बंगाल के गवर्नर को, साफ लिखा है उसमें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है हम उसे सफल नहीं होने मैंने ये कब कहा कि हिंदू महासभा नहीं थी? डिड आई से दैट? मैंने आपकी उस बात को काटा। मैंने हिंदू महासभा की बात की थी। आई डोंट थिंक दैट आई कैन टॉक। I don't do the cross talk. You cannot talk,
चलिए चलते चलते बहुत कम समय है अनुमा आचार्य जी, बहुत कम समय है, अब हमारे पास समय की भी बंदिश है। चलते चलते आखिरी टिप्पणी लेंगे अशोक टंडन जी से। अशोक टंडन जी, चुनाव है, तो आपने बोलने ही नहीं दिया वैसे भी। जी मैडम, थोड़ा जो बचा हो बता दें। हम ये चीज कह रहे थे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है केरल में जो पार्टी जिसके साथ राहुल गांधी का गठबंधन है, जो वहां पर एलआई है, जो आपका वहां पर सबसे बड़े समर्थक बनते हैं, वायनाड में जाके जहां पर कांग्रेस के राहुल जी ने जहां पर पर्चा भरा है, उसका भी इतिहास कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से जुड़ता है। यही मैं कह रहा था के लोकल बॉडी इलेक्शन में जब वही पार्टी बीजेपी के साथ थी, जरा इतिहास आप भी खोल कर देखिए, अब उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सिंह जी का जो बयान है आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा। उन्होंने कहा था विद इन दी प्रीमाइसेस ऑफ डेमोक्रेसी अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, पर आप लोग बार बार इतनी ही बात निश्चित तौर से चलते चलते आखिरी टिप्पणी लेंगे, अंतिम टिप्पणी लेंगे टंडन जी का, अशोक टंडन जी का। चलते चलते अंतिम टिप्पणी लेंगे। टंडन जी, किस तरीके से एक वो भी स्टेटमेंट आपने देखा था जब कहा गया था, उसी को कोट भी कर रही अनुमा आचार्य जी की, अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक है। किस तरीके से देखते हैं, अभी तो जनादेश आना बाकी है, राजनीति की जो ये धार चल रही है, प्रहार चल रहा है, प्रतिवार चल रहा है? टंडन जी देखिए, मैं तो केवल केरला की बात करूंगा, जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं। वहां पर वाम मोर्चे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। अब देखिए, जिस वाम मोर्चे के साथ मिलकर आप बंगाल में इलेक्शन लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं, वो वाम मोर्चा आपके सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के दावेदार बनते, उनको हरवाने में लगे हैं। और जो बात आपने मुस्लिम लीग की दृष्टि से केरला की वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए कही है, उसको वाम मोर्चा ही नहीं मान रहा, वाम मोर्चा उसको नकार रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक, जिसको हम अंग्रेजी में लॉपसाइडेड कहते हैं, ये जो मैनिफेस्टो बनाया गया है बहुत लॉपसाइडेड है। ये वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है जो कभी हुआ करता था। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मैनिफेस्टो बूमरैंग करेगा, और जिनके लिए ये बनाया गया है वो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अंत में आपके इससे क्या आपको फायदा होने वाला है ये तो समय बताएगा। ये जनादेश बताएगा, नहीं है कि ये जनता जनार्दन भी विश्वास होगा। जी, ये जनता जनार्दन का जनादेश बताएगा। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक संगठक दलों ने भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। कांग्रेस ने भी अपना न्याय पत्र जारी किया है। अन्य राजनीतिक दलों के और भाजपा के भी घोषणा पत्र आने वाले हैं। जनता जनार्दन सबकी घोषणाओं पर ध्यान देते हुए जनादेश देगी। जो भी जनादेश होगा वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, राजनीतिक दलों को जनता के जनादेश को मानने के लिए मजबूर करेगा, यही अपेक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।